विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। ट्रिलियम मॉल के बाद सोमवार को एक शादी समारोह में उड़ी सरकारी नियमों की धज्जियां। एनडीएस पथक ने ठोका 50,000 का जुर्माना। जून से नागपुर में नए नियमों के कारण व्यापारियों में असंतोष निर्माण। वीकेबी न्यूज ने जानी व्यापारियों की राय। और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जब तक सुलझता नहीं तब तक जिले में कोई चुनाव न हो, भाजपा ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका के एनडीएस पथक ने फिर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले एक शादी समारोह पर 50,000 का जुर्माना ठोका है। धनतोली परिसर में सुयोग नगर रंजना सेलिब्रेशन हॉल में शादी समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक लोग पहुंचे थे, जबकि अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहना था, जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे। नियमों में मिली शिथिलता के बावजूद शहर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। रविवार को ट्रिलियम मॉल का प्रकरण शांत भी नहीं हुआ था कि सोमवार को फिर शहर के रंजना सेलिब्रेशन में आयोजित शादी समारोह पर एनडीएस ने 50,000 का जुर्माना ठोक दिया। इसे धनतोली जोन के एनडीएस पथक की कार्रवाई बताई जा रही है, जहां नए नियमों के तहत हॉल की क्षमतानुसार 50% की उपस्थिति रखे जाने के नियम है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी संख्या में लोग मास्क न पहनकर सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए दिखाई दिए, जिन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोविड संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम होता देख राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन ने नियमों में ढील दी है, लेकिन संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने पर अब भी सरकार और प्रशासन का बहुत जोर है, ताकि हालात आगे चलकर न बिगड़े। लेकिन कुछ लोग नियमों को दरकिनार कर संक्रमण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा शहर के ऊंटखाना मेडिकल चौक स्थित प्रख्यात ट्रिलियम मॉल में देखने को मिला। ट्रिलियम मॉल में स्थित एजेंट जैक बार में शनिवार रात को कोविड नियमों का उल्लंघन होता पाया गया। इसकी जानकारी मिलने पर मनपा धनतोली जोन एनडीएस दस्ते व इमामवाड़ा पुलिस ने मॉल के एजेंट जैक बार में पहुंचकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बार परिसर में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर बार मालिक पर 30,000 रुपए का जुर्माना ठोका। प्राप्त जानकारी के अनुसार बार में कोविड नियमों का उल्लंघन किए जाने की जानकारी प्रशासन को मिली। जानकारी मिलते ही मनपा के एनडीएस की टीम इमामवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान बार में बड़े पैमाने पर युवाओं की भीड़ नजर आई। वहीं नियम अनुसार तय की गई क्षमता के तुलना में अधिक संख्या में लोग मौजूद थे। मौजूद लोगों की संख्या 100 से अधिक थी। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना के चलते राज्य सरकार द्वारा राज्य में फिर एक बार नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत दुकानें अब दोपहर 4 बजे तक शुरू रह सकेगी, जिसके बाद व्यापारी वर्ग में असंतोष बढ़ता जा रहा है। जिसके पीछे आखिर क्या वजह है, इसको जानने की कोशिश वीकेबी न्यूज ने की है। लॉकडाउन में आपका व्यापार कितना प्रभावित हुआ है? वो तो मैम मेरा अकेले का नहीं हुआ है, सबका ही हुआ है। वो तो हम संसार से बंधे हुए हैं, बट वो चलता है। बस सैटरडे संडे दुकान बंद मत रखो, और आधा धंधा हो गया है, लॉस तो है ही, पर क्या कर सकते हैं।
देखो 4 बजे तक के जो समय दिया है वो सबसे अच्छा समय है, ताकि उस समय के लिए ऐसा होता है कि जो कस्टमर है वो पटपट आके ना लेके चले जाते हैं। अभी तक 8 बजे तक के समय था, ठीक है, 8 बजे के समय में क्या हो रहा था ना, लोग आ नहीं रहे थे। जो लोग 4 बजे तक आ रहे थे ना, वही लोग 8 बजे तक आ रहे थे। तो हमारे लिए अच्छा नहीं था 8 बजे तक का टाइम। जो 4-5 बजे तक ठीक है, कैसा है, हमारा जो कस्टमर का टाइम रहता है वो क्लियर हो जाता है, पटपट जो होता है ना ख़त्म हो जाता है। और लॉकडाउन में आपका व्यापार कितना प्रभावित हुआ है? लॉकडाउन में जो हमारा व्यापार है वो तो बहुत कैसा है, 2 साल से हमारा व्यापार डाउन चल रहा है, ताकि हमारा ना स्कूल बैग का काम है। कैसा है, स्कूल बैग का सीज़न तो 2 साल से बंद है हमारा, ताकि 2 साल से तो स्कूल कुछ खुली नहीं है। तो कैसा है, हमारा 2 साल से पूरा डाउन चल रहा है, इतना कुछ मतलब खास नहीं है। जैसे शादियाँ भी कम हो रही है, अब शादी भी चालू हो गई थी जस्ट लॉकडाउन के कारण। तो कैसा है, अब गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें बंद कर दी है, तो अभी फिर से मार्केट थोड़ा गिर रहा है। सर, ये जो नया नियम लागू किया है और वीकेंड लॉकडाउन किया है, शनिवार रविवार को बंद किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? रविवार को फैलेगा नहीं क्या कोरोना? कोरोना नहीं फैलेगा, वो तो उस दिन भी फैलेगा, 4 के बाद भी फैलेगा, 4 के पहले भी फैलेगा। नुकसान हम व्यापारियों का जो होगा, ग्राहक ही नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, धंधे पानी पहले ही डाउन है। यहाँ गिराई के समय में क्या हो रहा है कि गिराई के समय में क्या हो जाए, टाइम के समय में गिराई आता है, दिन भर खाली बैठे हैं, और 4 बजे का टाइम जो रहता है वो समय में क्या होता है, कस्टम पिकअप के समय में बंद करने का टाइम आ जा रहा है। इसकी वजह से हमारे को परेशानी ये हो रही है कि ये जो टाइम है इसको भले ही 5 बजे की जगह 5 बजे तक के करना था या 6 बजे तक के करना था, 8 बजे वाला भी नहीं करना था, 6 बजे तक ठीक था ये प्रोग्राम। लेकिन ये क्या था, पहले लंबा नुकसान चल रहा है, हमारे को पगार मिलने में तकलीफ जा रही है और सब तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से हमारे को तकलीफ मिल रहा है। इस लॉकडाउन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? बहुत परेशानी, सभी परेशानी का, हर चीज़ का हमारे को इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है, पेमेंट धंधा नहीं हो रहा है। हाँ, इससे वजह से हमारे को ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे को धंधा नहीं होने की वजह से प्रॉफिट कम होने लगा, उसके वजह से प्रॉफिट कम होने की वजह से फिर लेबर को पेमेंट नहीं दे पा रहे हम, हमारे को ये सब देखें। राहत पैकेज मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, व्यापारी को पैसा मिलना चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए। या फिर देखिए हर घर में परेशानी है, बैंकों में मैसेज आ रहे हैं, बैंक स्कूलों को पेमेंट करना है, स्कूलों के भी मैसेज आ रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हम लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट कुछ उसको व्यापारी के बारे में, नौकरों के बारे में कुछ नहीं सुन रही, किसी के बारे में कुछ तो सुन ही नहीं रही ना। क्या 2 महीने का अनाज फ्री देने से आदमी क्या खा लेगा क्या? उसकी वजह हर चीज़ लगती है, तेल लगेगा, ये लगेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? इसके वजह से गवर्नमेंट ने सब कुछ देना चाहिए सुविधा, उसके बाद में लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अपना ही सोच रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तेल के बढ़ रहे हैं, मट्टी के, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए, प्राइवेट के लिए कुछ भी नहीं सोच रही गवर्नमेंट। व्यवहार तो 50% से भी नीचे आएगा, 30% व्यापार है। कितना 2 घंटे में कितना काम होगा? 2 बजे से 4 बजे के बीच में कस्टमर आता है, सुबह 6 बजे से दुकान 12-1 बजे तक तो आदमी का खाने पीने का टाइम रहता है, खाने पीने के टाइम के बाद में निकलते लोग खरीदी के लिए। अब 4 कब बजता पता नहीं चलता, कितना व्यापार कर लेगा आदमी? ये 2-3 घंटे में कितना बिजनेस, 9 बजे तक का बिजनेस और 4 बजे तक का बिजनेस बहुत फर्क पड़ जाता है ना। केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल राज्य के 418 पुलिस जवानों के प्रशिक्षण की सोमवार को शुरुआत हुई। गुजरात व महाराष्ट्र में सीआरपीएफ द्वारा अस्पताल शुरू किया जा रहा है। इस दौरान सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक रणदीप दत्ता ने जानकारी दी। महाराष्ट्र व गुजरात के साथ पूरे देश भर में सिविक्स एक्शन प्रोग्राम केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को मदद की जा रही है, जिसकी जानकारी सीआरपीएफ के पश्चिम क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक रणदीप दत्ता ने सोमवार को हिंगना के सीआरपीएफ कैंप में दी। सोमवार से सीआरपीएफ हिंगना में 418 जवानों के प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वो बोल रहे थे। जवानों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण 44 सप्ताह का रहेगा, जिसके बाद वो देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। यही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात में सीआरपीएफ के सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, जबकि बेड की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जाने की जानकारी भी इस दौरान दी गई है। योजनाएं बहुत हैं, पर अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा। अभी तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मैं नए जो आरक्षी बेसिक ट्रेनिंग के लिए नए रिक्रूट आ रखे हैं 418 महाराष्ट्र के,
तो महाराष्ट्र के लड़कों को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके जो रखा है और ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको अच्छी ढंग से ट्रेनिंग दी जाए। और जो पॉलिसी वाली चीज़ें हैं फिर हम आपसे विस्तार में ज़रूर है विस्तार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, जैसे उनका निर्देश दिया जाएगा उसके तहत कार्रवाई की। हम अपने जितने भी CH हॉस्पिटल हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं, 30 से 40 हो रहे हैं, 40 से 50 बेड हॉस्पिटल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी होल ऑफ महाराष्ट्र या गुजरात में हमारे CH हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आदेश मिले हैं कि सिविलियन की भी मदद करेंगे, और हम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। एकदम सही कह रहे हैं कुरैशी जी, हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गाँव में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे देश में जो हमें निर्देशन वगैरह निर्देश दिए जाते हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA के द्वारा, हम उसका पालन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में भी हम लोगों की मदद करें। जो सिविक एक्शन के पैसे हमें मिलते हैं गरीब लोगों की मदद के लिए, हाइजीन सैनिटेशन के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हम कार्य करते आए हैं और करते रहेंगे और अपनी तरफ से भी करेंगे। कोरोना संक्रमण और OBC आरक्षण के विषय को गंभीरता से लेते हुए जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव न लिए जाए, इस बात का ज्ञापन सोमवार को जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से मांग की गई कि कोरोना के संक्रमण के बीच स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव न लिए जाए, जबकि OBC आरक्षण का मुद्दा जब तक सुलझ नहीं जाता तब तक कोई चुनाव राज्य में न हो, ऐसी मांग चुनाव आयोग को की गई है। जबकि जिलाधिकारी कार्यालय भी इस मांग को अमल करे और वरिष्ठ अधिकारियों तक इस मांग को लेकर जाए। इस उद्देश्य से भाजपा ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे को सोमवार को निवेदन दिया। राज्य निवडणूक आयोगानंतर आम्ही आज जिल्हाधिकारी नागपूर यांना नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये ज्या 16 जागा जिल्हा परिषदेच्या आणि 31 पंचायत समितीच्या निवडणुका लागल्या, या निवडणुका थांबवाव्या, कारण नागपूरमध्ये कोरोनाचं संक्रमण वाढलं। अजून कडक निर्बंध काल महाराष्ट्र सरकारने लावले आणि त्यामुळं कलेक्टर आणि विभागीय आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाला त्या ठिकाणी कळवलं पाहिजे की कोरोनाच्या संक्रमणामध्ये आम्ही निवडणुका घेऊ शकत नाही। दुसरं OBC आरक्षणाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या राज्यामध्ये निवडणुका आम्ही होऊ देणार नाही, घेणार नाही, असं माननीय OBC मंत्री वडेट्टीवार जी यांनी जाहीर केलं आहे आणि कालही त्यांनी तसं सुतवा केला आहे। तर जे मग राज्य सरकारची त्या ठिकाणी घोषणा केली असेल राज्य सरकारने की आम्ही जोपर्यंत OBC आरक्षणाचा तिळा सुटत नाही तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निवडणुका होऊ देणार नाही। आणि तिसरंही त्यांनी असं म्हटलं की कोरोनाच्या संक्रमणाची लाट असल्यामुळं आम्ही निवडणुकीकरता राज्य सरकारचा स्टाफही देणार नाही। तर मला वाटतं मग जर इतक्या घोषणा केल्या आहे तर आम्ही आज कलेक्टरला विनंती केली आहे की सरकारकडून अशा घोषणा झाल्या आहे आणि नागपूरची परिस्थिती उद्या पुन्हा कोरोनाच्या संक्रमण वाढू नये म्हणून आपणही आपला अहवाल जो वस्तुस्थिती अहवाल आहे तो गव्हर्नमेंटला पाठवावा अशी विनंती आम्ही कलेक्टरला केली आहे। जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक टैटू के शॉप से चोरी हुई घटना का पर्दाफाश करते हुए जरीपटका पुलिस ने चोरी गई टैटू की मशीन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जरीपटका पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 18 जून की चोरी की घटना बताई जा रही है, जहां आरोपी ने 10 नंबर पुल पर स्थित एक टैटू की दुकान में सेंधमारी कर टैटू की मशीन और लैपटॉप चुरा लिया था, जिसकी शिकायत करने पर जरीपटका पुलिस ने इस चोरी की वारदात में शामिल आरोपी बिडगांव निवासी सुरेश मेश्राम को गिरफ्तार किया है। जरीपटका पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दिनांक 11/6/2021 रोजी इटारसी पुलाच्या बाजूला असलेल्या विशाल टॉवर मधील एका टॅटूचं जे शॉप होतं त्या शॉपमध्ये घरफोडी अज्ञात चोरट्यांनी केली होती आणि त्या घरफोडीतून त्यांनी टॅटू काढण्याचे काही मशिनरीज, इंक आणि इतर त्याच्याशी संबंधित काही ज्या वस्तू होत्या त्या त्यांनी चोरी करून नेल्या होत्या। अशा आशयाची फिर्याद दिल्यानंतर त्या अनुषंगाने तपास करत असताना आमच्या पोलीस स्टेशनकडील DBचं जे अधिकारी आहेत API धुमाळ, त्यानंतर पोलीस नाईक गणेश गुप्ता आणि त्यांच्यासोबत पोलीस नाईक आनंद मरसकोल्हे या सर्व टीमने त्या अनुषंगाने तपास करता त्यामध्ये त्यांना सदरचा जो गुन्हा आहे तो एक आरोपी नामे समीर सुरेश मेश्राम
हा सध्या पोलीस स्टेशन वाठोडाच्या अंतर्गत राहतो. याने केल्याबाबतची माहिती प्राप्त झाल्याने त्याच्याकडे अधिक तपास केला असता त्याच्या घराची गरजंती घेऊन त्याच्याकडून तपास केला असता जे चोरीस गेलेल्या ज्या मशिनरीज आणि इतर वस्तू आहेत त्या त्याच्याकडून मिळून आल्या. त्या कारणाने त्याला ताब्यात घेऊन त्याला अटक केलेली आहे. त्याच्याकडून टीमने तपासादरम्यान टॅटू बनवण्याचं जे साहित्य आहे असं आणि एक लॅपटॉप असा एकूण 39,400 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. याचे इतरही 2 ते 3 साथीदार त्याच्यासोबत होते अशी माहिती प्राप्त होत आहे. त्यांना देखील तपासादरम्यान अटक करण्याची माहिती ठेवली आहे. त्यानंतर याच आरोपीकडं या गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने आपण तपास केला असता असं निदर्शनास आलं की याच आरोपी आणि त्याच्या साथीदारांनी जरीपटका पोलीस स्टेशनकडील आणखी एक घरफोडी होती ज्यामध्ये कॅश गेलेली होती. ती कॅश देखील रिकवर केली आहे. तो गुन्हा देखील उघडकीस आणलेला आहे. त्याचबरोबर जरीपटका पोलीस स्टेशनकडील मोटरसायकल चोरीचे दोन मोटरसायकल चोरी गेलेल्या होत्या त्या देखील यांच्याकडं या आरोपी आणि त्याच्या साथीदारांकडून या आरोपीकडून मिळालेला आहे. कपिलनगर पोलीस स्टेशनकडील एक चोरीस गेलेले वाहन होते ते देखील मिळालेलं आहे. अशा प्रकारे या आरोपीकडून जवळपास एकूण 5 गुन्ह्यांची उकल आमच्या गुन्हे पथकाने केलेली आहे. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार पूर्णतः सुरक्षित है और किसी तरह का मतभेद नहीं होने की जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है। यही नहीं, नवाब मलिक ने कोरोना टीकाकरण और कश्मीर में चुनाव के विषय पर भी अपनी प्रतिक्रिया सोमवार को पत्र परिषद में दी। पवार साहब ने भी स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की एमवीए की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाई गई है और पूरी तरह स्मूथ तरीके से सरकार काम कर रही है। 5 साल तक सरकार काम करेगी। सरकार को लेके महाराष्ट्र की जनता समाधानी है। जिस तरह से काम हो रहा है कोविड में भी दुनिया ने देखा और देश में भी सरकार की प्रशंसा हुई। यहाँ तक सवाल है 3 अलग अलग दलों का संगठन बनाना, पार्टी का विस्तार करना सभी दलों का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टियों के बीच में कोई तनाव है। एक तरफ कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर रहे हैं। किस तरह से चुनाव आगे हो, शांति कैसे बहाल हो, इसका प्रयास सभी लोगों की तरफ से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, आईडीज मिले, आतंकवादी हमला हुआ है, ये गंभीर विषय है। हमें लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है, इंटेलिजेंस लैब्स है और कौन इसका जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब इतने बड़े पैमाने पे इंटेलिजेंस काम कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, फिर भी ये घटना हो रही है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6-8 महीने में पूरे देश का टीकाकरण हो जाएगा। पहले कहा गया था दिसंबर महीने तक। इसका मतलब है 6 महीने में नहीं, 8 महीने में होगा। हम बार बार ये कहते आए हैं कि सरकार रोज़ बयानबाजी के बजाय कितने डोजेस किस तारीख को किन राज्यों को देगी और कैसे कैसे सप्लाई होगा उसका बार चार्ट बना के लोगों के सामने रखे, ना कि हर दिन एक नई डेडलाइन का ऐलान करे। ये सरकार के लिए और राज्यों के लिए और जनता के लिए बेहतर होगा। नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने जनता से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए आह्वान किया है। जहां नीम के पेड़ों के अलावा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाने पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने जनता को जनजागरूक किया है। वहीं नीम के पेड़ों के लाभ के कारण नीम के पेड़ों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मान्यता दी जाए, ऐसी मांग महापौर दयाशंकर तिवारी ने की है। ये हमारी वृक्ष परंपरा है, संवर्धन है। हमने वृक्षों को भगवान के साथ इसलिए जोड़ा कि अगर उसमें भगवान का वास हम बताएंगे तो लोग वृक्षों को काटने से बचेंगे। परसों ही वट सावित्री हुई,
अपने सौभाग्य के अक्षय रहने के लिए अक्षय वट की पूजा हमारी बहनों ने करी। इसी श्रृंखला में नीम एक महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति का पौधा है। हम पौराणिक तरीके से मानते हैं कि नीम में भगवती का निवास होता है। अब नीम में भगवती का निवास इसलिए होता है कि जब भी कष्ट के लिए व्यक्ति जाए तो हर कष्ट में सबसे पहले व्यक्ति जाता है अपनी माँ के पास में, और भगवती को हमने माँ का स्वरूप माना है और माँ के पास सारी वस्तुओं का निराकरण होता है। नीम के पास भी सारी चीज़ों का निराकरण है। नीम की हवा से पर्यावरण शुद्ध होता है। नीम की पत्तियाँ औषधियों के काम आती हैं। नीम का जो फल होता है जिसे हम निबोड़ी कहते हैं, उससे अनेक औषधियाँ बनती हैं। आजकल तो उससे साबुन वगैरह भी बन करके आना तैयार हो गए। नीम से पेस्टिसाइड बनाने के दिशा में भी हमने काम आगे चालू कर दिया। भारत सरकार ने यूरिया की काला बाजारी नहीं होना चाहिए, इसलिए नीम कोटेड यूरिया किसानों को देना चालू कर दिया। इतना ही नहीं, नीम की छाल भी उपयोग में आती है। नीम का ऐसा कोई भाग नहीं जो उपयोग में नहीं आता। किसानों के खेत में अगर नीम का पौधा है तो जो बैलगाड़ी चलाते समय बैलों के कंधे पर जो लकड़े का फल रखा जाता है वह अगर नीम का रहा तो उससे किसी प्रकार की बीमारी बैलों के कंधों पर नहीं होती, इसलिए वह भी नीम का उपयोग करते हैं। यानी नीम सर्वाधिक औषधि युक्त वृक्ष है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ दैनिक भास्कर के एक कार्यक्रम में गया था और वहाँ नीम फाउंडेशन जो इंडिया का है उसके अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे एक निवेदन दिया और निवेदन दे करके कहा कि नीम को हमारी राष्ट्रीय संपदा के रूप में मान्यता मिलना चाहिए। ऐसा पत्र महानगर पालिका ने भारत सरकार को भेजना चाहिए। अभी 3 दिन पहले महानगर पालिका की सभा हुई। उस सभा में इस प्रस्ताव को महानगर पालिका ने स्वीकृत किया और स्वीकृत करके भारत सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया। नीम हमारी राष्ट्रीय संपदा तो है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि नीम हमारी राष्ट्रीय संपदा है, इसलिए सरकारी तौर पर घोषित की जाए। ये मांग महानगर पालिका के माध्यम से हमने भारत सरकार को भेजी है। ये इसलिए भी आवश्यक है कि जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। मुरली मनोहर जी जोशी जो है ये उस समय मानव संसाधन मंत्री थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, नीम का पेटेंट अमेरिका, हल्दी का पेटेंट अमेरिका, च्यवनप्राश का पेटेंट जर्मनी। अब च्यवन ऋषि हिंदुस्तान में पैदा होकर के आंवले की महत्ता बताते हैं और पेटेंट जर्मनी कर लेता है और च्यवनप्राश से ब्रेन ट्यूमर का इलाज बताता है। लेकिन हमारी जो संपदा है उसको हम लोग प्रायोरिटी से अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित न करने के कारण भारत की इस संपदा पर अतिक्रमण होना प्रारंभ है। मुरली मनोहर जोशी जी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़ करके नीम और हल्दी जैसे वृक्षों पर भारत का पेटेंट हासिल किया, च्यवनप्राश पर भारत का पेटेंट हासिल किया। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से ये राष्ट्रीय संपदा के रूप में घोषित करें, ये मांग हमने की है। आप लोग भी इस सहयोग कर में जुड़े। महानगर पालिका ने 75 ऑक्सीजन जोन बनाने का निर्णय लिया है। इसमें से कुछ ऑक्सीजन जोन तो 100% नीम के पेड़ों के साथ हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप भी आगे आइए, नीम का रोपण कीजिए, पर्यावरण को शुद्ध कीजिए और एक औषधि वृक्ष को अपने जीवन के, अपने घर के समक्ष लगा करके उसका आनंद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर के तहसील पुलिस ने 2 कुख्यात आरोपियों के पास से हथियारों के साथ 3 चोरी के दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। तहसील पुलिस का एक दल पेट्रोलिंग कर रहा था, तब संदेहास्पद स्थिति में दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर दोनों के पास से हथियार और चोरी की गाड़ियां बरामद हुई। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले शहीद चौक पुलिस चौकी के पास से हसनबाग निवासी दिलदार खान दिल और गांजीपेट निवासी सलीम खान वल्द मुस्तफ़ा खान को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से धारदार हथियार के अलावा 3 चोरी के दुपहिया वाहन पुलिस द्वारा बरामद करने की जानकारी तहसील पुलिस द्वारा दी गई है। 2 इसम संशयितरित्या दिसून आल्याने त्यांनी त्यांना ताब्यात घेतले असता त्यांच्या गाडीच्या डिक्कीमध्ये एक मोठा चाकू सापडला आणि दुसऱ्याच्या गाडीच्या बाजूला एक मोठा लोखंडी पाईप ठेवला। त्यामुळे त्यांना पंचासमक्ष ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला आणून त्यांच्यावर पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 532/2021 कलम 425 भारतीय हत्या कायदा तसेच कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यांना अटक करण्यात आली। यातील जे अटक करण्यात आरोपी आहेत त्यामध्ये नंबर 1 दिलदार खान उर्फ दिल वल्द सरदार खान वय 28 वर्ष राहणार हसनबाग पोलीस स्टेशन नंदनवन आणि दुसरा आरोपी सलीम खान
वल्द मुस्तफा खान वय 34 वर्ष राहणार गंजीपेठ PS गणेशपीठ असे होते. दोन्ही आरोपीचा आपराधिक रेकॉर्ड असल्यामुळे आणि ह्यापूर्वी त्यांच्यावर पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल असल्यामुळे आमच्या पथकाने कसोशीने त्यांची विचारपूस केली असता त्यांनी मोटरसायकल चोरीचे 3 गुन्हे केल्याचे कबूल केले आणि तिन्ही गुन्ह्यात चोरी केलेल्या 3 ॲक्टिवा गाडी त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आले. बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे ने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ शिवसेना में प्रवेश कर लिया है. शिवसेना के संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी की उपस्थिति में सुरेश साखरे ने शिवसेना में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया. गौरतलब है कि बीते समय में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुरेश साखरे ने जिम्मेदारी संभाली है. बाद में बसपा ने अध्यक्ष पद से बेदखल करते ही बसपा के खिलाफ सुरेश साखरे का राजनीतिक गतिरोध बढ़ गया था. यही नहीं, पिछले कुछ समय से पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हो रहे थे. तब से तय माना जा रहा था कि वे बसपा छोड़ने वाले हैं. इसी बात के मद्देनजर सुरेश साखरे ने आखिरकार मनपा चुनाव के समय शिवसेना का दामन थाम लिया. जबकि सुरेश साखरे के शिवसेना में शामिल होने से एक बहुजन चेहरा शिवसेना को मिल जाने की बात कही जा रही है, जो आने वाले मनपा चुनाव में शिवसेना की विस्तार योजना में फायदेमंद होगा, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है. नागपुर जिले में सोमवार 28 जून को 24 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए. पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है. जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है. आज 54 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा आज 0 पर रहा. आज कुल 4,694 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.